हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो लेसन चल रहा है वो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है ये 8वां लेसन है। इससे पहले का जितना भी लेसन बनता है और सारे लेसन के जो है लेक्चर्स के वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके जो प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा वहां से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। देखिए, हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जितने लेसन हमने बताए हैं वो सारे लेसन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी होंगे, उसके अलावा भी होगा। तो जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स में है उनका तो हम तैयारी करवा ही रहे हैं, उतना लेसन हम कंप्लीटली तैयारी करवा रहे हैं, तो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। साथ में एक आध दो लेसन मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा अगर है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, उसका वीडियो हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों, इस आज के इस क्लास में आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एस्टल्डिहाइड जो है अभी इसके पहले जो है एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में 23 में जो है पूछा गया है, उससे पहले भी पूछा गया है। ये एस्टल्डिहाइड, आज हम एस्टल्डिहाइड को बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानने वाले हैं, इसका डायग्राम भी देखने वाले हैं और इसके जो सिद्धांत एवं अभिक्रियाएं हैं इसको भी देखेंगे, मेथड्स क्या है इसको भी बताएंगे, और साथ में इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करते हुए उपयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी इसी क्लास में जो है आपका तैयार हो जाएगा, इसको अलग आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, ये एस्टल्डिहाइड इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो चलिए समय लगाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जो है भाई मन लगा लीजिए। आप लोग अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए, नए कंटेंट को देखते रहिए, याद करते रहिए और पुराने कंटेंट को जो है रिवीजन करते रहिए। नहीं तो नए के चक्कर में नया तैयार करते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, ऐसा ना होने पाए। नए कंटेंट की तैयारी करते रहिए और पुराना जो है रिवीजन भी करते रहिए, ताकि जो चीजें याद हो जाए उसको आप भूले ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि। सबसे पहले बात आती है कि एस्टल्डिहाइड होता क्या है। देखो, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है CH3CHO होता है। इसमें एक जो है CHO समूह होता है, CHO समूह के द्वारा ये एल्डिहाइड खानदान क्लियर होता है। अब एस्टल्डिहाइड का अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एथेनल होता है। क्या होता है? एथेनल। एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम एथेनल होता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है तो देखो, ऐसे देखोगे बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको अगर आप जनरली देखना चाहें तो बड़ा आसान है। देखो, ये हमारा है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH और इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे किसके माध्यम से? आप कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति। भाई K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो ये देखो, यहाँ से H2O निकल जाएगा और CH यहाँ बचेगा, O बचेगा, CHO हो जाएगा। तो हमारा जो है CH3CHO और साथ में जो है H2O बनेगा। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, और इसी को बनाने की विधि है। और ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। तो ये तो जनरल रिएक्शन हो गया कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन इसी अभिक्रिया को अगर आप दूसरे हिसाब से समझें तो बहुत जटिल है। क्यों? क्योंकि ये जो नसंट ऑक्सीजन बन रहा है ये कैसे बन रहा है, कैसे K2Cr2O7 और H2SO4 अभिक्रिया कर रहे हैं, इसको भी हम बता देते हैं आपको। देखो बच्चों, ये जो K2Cr2O7 है, इसको जब हम 4H2SO4, अब 4 क्यों लिए है देखो अभी समझ में आ जाएगा। K2 है तो यहाँ SO4 ले लेंगे, K2SO4 बनेगा। देखो यहाँ Cr2 है तो ये बन जाएगा Cr2SO4 का होल थराइज बन जाएगा, और प्लस H है, O है तो ये H2O बनेगा। और साथ में नसंट ऑक्सीजन कैसे होगा? देखो, K2 हो गया, K2SO4, एक SO4 यहाँ लगा है, 3 SO4 यहाँ लगा है, तो 3 1 4, तो इसीलिए हमने आगे 4 लिया है। और
Cr2SO4 का होल थ्राइस होता है। साथ में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 4H2 है, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4H2O। अब ऑक्सीजन 4 ही यहाँ है और यहाँ 7 है, 3 बच रहा है, तो ये 3 नसेंट ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कुल मिला के K2Cr2O7 और H2SO4 आपस में अपक्रिया करते हैं और नसेंट ऑक्सीजन देते हैं। यही नसेंट ऑक्सीजन जो है ये हमारा है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। अब ये एक ही नसेंट ऑक्सीजन लेगा और जो है CH3CHO बनाएगा और साथ में H2O बनाएगा। अब समस्या ये है कि 3 यहाँ नसेंट ऑक्सीजन लगा है, निकल रहा है, तो आप पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा K2Cr2O7 और प्लस 4H2SO4 प्लस ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो 3CH3CH2OH हो जाएगा और ये ऑक्सीजन कट जाएगा और इधर बचेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस ये 3CH3CHO हो जाएगा और प्लस देखो 4H2O यहाँ है, एक यहाँ 5H2O आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड जटिल रिएक्शन जो होगा ये हमारा जटिल रिएक्शन तैयार होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो आप लिखोगे कैसे? सिद्धांत एवं अपक्रिया में आप इन्हीं रिएक्शनों को दिखाने वाले हैं। देखो बच्चों थोड़ा से अगर ध्यान देंगे तो ये जो हमने यहाँ पर 3H2O होगा और यहाँ पर 4 है, तो 4 3 7, ये जो 5 के बजाय ये 7H2O बनेगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा। अब देखो एग्जाम में भाई ये भी लिखना, आप इस यहाँ से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर प्रयोगशाला विधि आपसे पूछता है तो आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको बताइए। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जो हमारा है ये एथिल अल्कोहल है और ये जो बना है पोटेशियम सल्फेट है और ये जो बना है हमारा क्रोमियम सल्फेट है और ये हमारा एस्टल्डिहाइड है और ये आपका H2O है। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है भाई। K2Cr2O7 और 4H2SO4 लेंगे। 4 काहे को लेंगे? क्योंकि K जो है K2SO4 बनाएगा, Cr जो है Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा, यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और साथ में H2O बनेगा और नसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। अब दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल ले लेना और इसका ऑक्सीकरण करा देना, अब एल्डिहाइड और H2O बना देना। अब चूंकि 3 नसेंट ऑक्सीजन निकला है तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करा देना। उसके बाद दोनों अपक्रियाओं को आप आराम से जोड़ देना, इन 3 के साथ सब में 3 से मल्टीप्लाई करा देना। तो ये नसेंट ऑक्सीजन इधर लगा है और ये इधर लगा है, कट जाएगा, बाकी सब जोड़ के लिखोगे तो ये हमारा जो है रिएक्शन कंप्लीट आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में कैसे हम जो है एस्टल्डिहाइड बनाते हैं। तो आप लिखोगे कैसे कि जब हम एथिल अल्कोहल को जो है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई सिद्धांत एवं अपक्रिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से डायग्राम लगाया जाता है और इसकी प्रोसेस क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रयोगशाला में इसका डायग्राम कैसे होता है तो देखो डायग्राम बच्चों इस तरीके से होता है। इसमें ये जो है गोल पेनी का फ्लास्क होता है और यहाँ पर ये सैंड बाथ है जिसमें बालू उष्मक रखा होता है, एक कटोरा होता है जिसमें बालू भरा रहता है और उसी पर ये जो है राउंड बॉटम फ्लास्क जो है सेट किया जाता है। इससे फायदा ये है कि ये अगर पहले बालू गर्म होता है उसके बाद हमारा फ्लास्क गर्म होता है और ये नीचे से बर्नर होता है जलाने के लिए और ये ड्रॉपिंग फनल है, ये जो लंबी नलिका लगी हुई है ये ड्रॉपिंग फनल है। ड्रॉपिंग फनल में जो है यहाँ से एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 बूंद बूंद करके गिराया जाता है जितनी आवश्यकता रहती है और यहाँ पर K2Cr2O7 और प्लस वाटर जो है भरा रहता है। यहाँ से जो भी एस्टल्डिहाइड बनता है इसको यहाँ कंडेंसर में ले जाते हैं और इस कंडेंसर में जो भी वाष्प बनती है ये पुनः लौट करके इसी में वापस आ जाती है। कंडेंसर जो है पश्चमुखी लगाया गया है
क्योंकि ये जो भी वाष्प उड़ेगी ठंडी होकर के इसी में लौट के आएगी। और फिर आगे ये एडाप्टर की सहायता से जो है यहाँ जो है ये ग्राही होता है। ग्राही हमारा जो है ये आइस में रखा रहता है, ये पूरे आइस के टुकड़े रखे रहते हैं और इसमें ये ईथर रखा रहता है और इसी ईथर में जो है एस्टल्डिहाइड को जो है स्टोर रखा जाता है। यानी ईथर होता है, इसी में एस्टल्डिहाइड को बूंद बूंद करके गिराया जाता है। यहाँ टोसिंग का है, यानी जब यहाँ से हम खींचते हैं तब यहाँ से ये हमारा जो एस्टल्डिहाइड बना होता है वो यहाँ पर लौट करके जाता है। समझ में आई बात? इसको आप लिखोगे कैसे? देखो बच्चों, इसमें लिखने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आप इसी के अनुसार लिख देना है। आप बताएंगे कि एक हमारा गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें जो है K2Cr2O7 और वाटर ले लेते हैं और इसमें एक ड्रॉपिंग फनल लगी होती है, बिंदुकारी फनल लगी होती है, जिससे हम एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 को आवश्यकता अनुसार बूंद बूंद करके गिराते हैं। और फिर इस गोल पेनी के फ्लास्क को हम जो है बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे जो है एस्टल्डिहाइड की वाष्प बनती है। इस एस्टल्डिहाइड के वाष्प को पश्चमुखी संघनित्र में जो है भेजते हैं, जहां से ये पुनः जो है सारी वाष्प लौट करके आ करके बूंद बूंद करके इसी में गिरती रहती है। और फिर जब एस्टल्डिहाइड बन जाता है तो उसे हम जो है ग्राही में सिंक की सहायता से जो है जो ईथर होता है, ग्राही हमारा जो है वो आइस में रखा रहता है जिसमें ईथर रखे रहते हैं और सिंक की सहायता से खींचते हैं तो एस्टल्डिहाइड जितनी भी बनी रहती है सारी एस्टल्डिहाइड जो है यहाँ आकर के स्टोर होती है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में जो है एस्टल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना है, आप पहले डायग्राम के बारे में बता दीजिएगा कि इसमें एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है और इस फ्लास्क में जो है एक पश्चमुखी कंडेंसर लगा होता है और एक ग्राही होता है। ग्राही जो है हमारा बर्फ में रखा रहता है और इसमें सिंक की सहायता से जो है एस्टल्डिहाइड को थोड़ी थोड़ी देर बाद खींचा जाता है। तो ये आपका डायग्राम है। ना समझ में आया हो तो फिर से देख लो, लिखना क्या है कि एक प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए एक गोल पेनी का फ्लास्क होता है जिसमें K2Cr2O7 प्लस वाटर भरा होता है और ड्रॉपिंग फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 को आवश्यकता अनुसार गिराते हैं, बूंद बूंद करके गिराते हैं। और फिर जब हम बालू उष्मक की सहायता से फ्लास्क को गर्म करते हैं तो एस्टल्डिहाइड की वाष्प बनती है जो पश्चमुखी संघनित्र में भेजते हैं, जहां पर द्रवित होकर पुनः जो है फ्लास्क में वापस आ जाती है। इस प्रकार जब एस्टल्डिहाइड बन जाता है तो उसे हम ग्राही में, जो कि बर्फ में रखा रहता है और ग्राही में ईथर होता है और सिंक की सहायता से इसको जब खींचते हैं तो एस्टल्डिहाइड की वाष्प जो है ग्राही में जाकर के रखे ईथर में जो है एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया होगा बच्चों? अब हम इनके कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एस्टल्डिहाइड के भौतिक गुणों की तो भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण देखो मेन बताया जाता है। सबसे पहला गुण ये होता है कि एस्टल्डिहाइड तीखी गंधयुक्त, यानी इसकी गंध जो होती है बहुत तीखी होती है और रंगहीन, वाष्पशील तथा ज्वलनशील द्रव है। रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता, और वाष्पशील होता है और ये ज्वलनशील द्रव होता है। बात समझ में आए? और इसका क्वथनांक अगर देखा जाए, इसका क्वथनांक जो है 21 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका क्वथनांक? अगर देखा जाए क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक जो है 21 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद रखिएगा, ये काम की चीज है। और अगर दूसरे गुण की बात करें, एस्टल्डिहाइड जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है, यानी जल में भी घुल जाएगा और कार्बनिक विलायकों में भी घुल जाएगा। क्यों? अब जल में तब वही घुलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये जो है जल में भी विलय है और कार्बनिक विलायकों में भी पूर्ण विलय होता है। और अगला, एस्टल्डिहाइड के जलीय विलयन में एक मधुर गंध आती है, यानी मीठी गंध होती है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जो है इसके भौतिक गुण है। अब हम इसके प्रमुख रासायनिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुणों की बात करें तो एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुण में हमने जो आपको एल्डिहाइडों के रासायनिक गुण बताए थे, जो हम एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य रासायनिक गुण बताए थे, वो सारे रासायनिक गुण यहाँ पर जो है एस्टल्डिहाइड पर भी लागू होते हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को आप
देख सकते हैं। चलिए फिर भी हम यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ रासायनिक गुणों की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला जो रासायनिक गुण है इसका, भाई अगर हम एस्टल्डिहाइड का CH3CHO, इस एस्टल्डिहाइड का आप चयन कराते हैं, किसका आप चयन कराएंगे, किससे, या तो निकिल, और निकिल होगा तो H2 होगा, या फिर जो है LiAlH4, इस तरीके से अगर किसी के साथ इसका आप चयन कराते हैं तो जाहिर सी बात है, देखो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक इसके बगल लगा देंगे, तो सीधे जो है ये CH3CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम एस्टल्डिहाइड का आप चयन कराते हैं H2Ni की उपस्थिति में या LiAlH4 आदि की उपस्थिति में, तो हमें एथिल अल्कोहल बनता है। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ा आसान है। अगर जिंक अमलगम की उपस्थिति में HCl द्वारा आप चयन कराते हैं, किसके द्वारा आप चयन कराओगे, HCl द्वारा आप चयन कराते हैं, तब भी हमें जो है एथेन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखो ये हमारा है CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, इसका हम अब चयन कराएंगे। आप चयन किससे कराएंगे, अमलगमेटेड Zn प्लस कांग HCl। भाई अमलगेटेड Zn और कांग HCl की उपस्थिति में जब इसका आप चयन कराएंगे तो ध्यान समझिएगा भाई, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, मतलब 4H लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 और साथ में H2O, ये हमारा एथेन बनेगा। यानी अगर हम जिंक इसको लिखोगे कैसे, जब हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में साथ में HCl द्वारा आप चयन कराते हैं, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में आप चयन कराते हैं एल्डिहाइड का, तब हमें जो है एथेन प्राप्त होता है। समझ में आ गया दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है कि अगर हम एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए ये हमारा है CH3CHO, इस पर अगर हम CH3MgBr ले लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो इससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एक तो CH3 रहेगा, ये C रहेगा, और यहाँ पर OMgBr हो जाएगा, और एक H तो इधर रहेगा ही रहेगा, और दूसरे पे ये CH3 लग जाएगा। अब इसका जो है हम जो है HOH जल अपघटन कराएंगे तो इसमें से MgOH Br जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 इधर हो जाएगा, HOH, मतलब हमें जो है सेकेंडरी अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल बनता है, जो कि 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। आप लिखोगे कैसे कि जब हम एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं और साथ में बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगला है क्लोरीनीकरण। अगर हम एस्टल्डिहाइड का, ये हमारा है CH3CHO, इसका हम क्लोरीनीकरण कराते हैं, तो देखिए 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बना लेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CCl3CHO और प्लस 3HCl, तो हमारा ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप कहेंगे कि जब हम एस्टल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें जो है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, या इसी का एक नाम है क्लोरल बनता है। समझ में आ गई, इतना आसान है केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो एक और देख लेते हैं। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, इसका अगर हम ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा ये बदल जाएगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये है मेन केमिकल प्रॉपर्टी जिसको आप आसानी से बता सकते हैं। हमने आपको 5 रिएक्शन बताए,
ये पांचों आप आराम से कर सकते हो। इससे ज्यादा करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बता रखे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला है, आप चयन कराना है NiH2 या LiH4 के साथ कराओगे, और दूसरा अमलगेटेड जिंक के साथ जब आप चयन कराएंगे तो हमारा एथेन बनेगा। तीसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। चौथा जो है क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जो है क्लोरल बनता है, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। और पांचवा जो है, अगर K2Cr2O7 के साथ H2SO4 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये तो थे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान सुनिए, इनके हम एक दो उपयोग की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, एक उपयोग आपको पता है कि प्रयोगशाला में जो है कार्बनिक विलायक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, इसको आप अच्छे से जानते हो। दूसरा उपयोग इसका यह है, विभिन्न प्रकार के जो रंजक होते हैं, कलर होते हैं, रंजक और औषधियों के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी एस्टल्डिहाइड का उपयोग जो है रंजकों एवं औषधियों के निर्माण में किया जाता है, दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग इसका आप जान लीजिए, जो नाक की बीमारी होती है, नाक की बीमारी में सूंघने में जो है एस्टल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका तीसरा उपयोग हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? नाक की बीमारी में जो है इसको सूंघने में जो है उपयोग किया जाता है, तीन हो गया। एक और जान लो, एस्टल्डिहाइड और अमोनिया, इन दोनों का उपयोग जो है रबर उद्योग में, यानी रबर बनाने में जो है, रबर जानते हैं ना, रबर बनाने में इसका एस्टल्डिहाइड और अमोनिया दोनों का उपयोग जो है किया जाता है, रबर के निर्माण में भी किया जाता है। और एस्टल्डिहाइड का उपयोग जो है प्लास्टिक के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये इनके 4-5 उपयोग हमने आपको गिना दिए, इसमें से 2 या 3 एग्जाम में आपको लिखने को आता है। तो उम्मीद करता हूं ये हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।